चलेगा? ओके हाँ, मतलब सारे बाकी पैरामीटर्स भी डेल्टा एस निकालना है, डेल्टा एच नॉट निकालना है, एंड फिर बाद में ई नॉट वेयर डी बाई डी टी बिकम 0 वो निकालना है। ठीक है, चलेगा ना मतलब? ओके तो क्वेश्चन स्किप ही करते हैं, बस एक बार मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, तुम लोग भी लिख दो, फिर बाद में घर पे जाके चाहिए तो ट्राई कर लेना। ठीक है, तो डेल्टा सी पी इज इक्वल टू माइनस 0.68 जूल्स। ठीक है, फॉर द रिएक्शन हाँ ये लास्ट पार्ट में नहीं था, हाफ H2 गैस प्लस AgCl solid giving us Ag solid plus HCl aqueous where n is equal to 1। ठीक है, वो तो तुम लोग खुद से भी फिगर आउट कर सकते हो कि n is equal to 1 है। ठीक है, हाफ H2। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स। ठीक है, इसमें ऑप्शन ए डेल्टा एस नॉट इज माइनस 46.86 जूल पर मोल पर केल्विन। ऑप्शन बी डेल्टा एच नॉट, हाँ बाय द वे 298 केल्विन पे इज माइनस 36.8 किलो जूल पर मोल। सी डेल्टा सी पी इज माइनस 196.9 जूल पर मोल per Kelvin। The discrepancy from minus 0.68 जूल पर मोल पर केल्विन, मतलब डेल्टा सीपी चेंज हो रहा है शायद से, मतलब ये करेक्ट है कि नहीं वो देखना पड़ेगा कैलकुलेट करके। एंड डी डिस्क्रिपेंसी, हाँ, एंड टेम्परेचर T स्टार एट विच E naught is maximum is 227 केल्विन। ठीक है, तो ये लास्ट टाइम क्या था वैसे ही करना है। ओके तो यहाँ पे एक बार फॉर्मूला, हाँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेल्टा सीपी? डेल्टा सीपी हीट कैपेसिटी, डेल्टा सीपी, हाँ चेंज इन हीट कैपेसिटी। ओके, कभी यूज किया डेल्टा सीपी? ओके, कहाँ पे यूज करते हैं डेल्टा सीपी? नहीं फॉर्मूला नहीं, मतलब थियोरेटिकली कहाँ पे यूज करते हैं डेल्टा सीपी? हम लोग जनरली मतलब यूज नहीं करते, फिजिक्स में भी यूज नहीं होता, केमिस्ट्री में यूज होता है। हाँ, थर्मोकेमिस्ट्री में यूज होता है। जब देखो ध्यान दो, जब तुम लोगों को नॉर्मल क्वेश्चन आता है कि फॉर एग्जाम्पल एक कंटेनर है जिसके अंदर कोई गैस है एंड ये मोनोटोमिक गैस है, फॉर एग्जांपल मोनोटोमिक गैस के लिए सीपी की वैल्यू क्या आती है? 5/2R। ठीक है, एंड फिर बाद में जिसका प्रेशर बढ़ा दिया एंड वॉल्यूम V से कन्वर्ट हो गया V/2 में लेडस से। ठीक है, V/2, तो यहाँ पे सीपी हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, वाई? बिकॉज गैस इज कांस्टेंट। बट यहाँ पे अभी जो हम लोग कर रहे हैं उसमें एक सिंगल गैस नहीं है, यहाँ पे चीजें चेंज हो रही है, समझ पा रहे हो? ठीक है, अब देखो भाई, यहाँ पे डेल्टा सीपी का फॉर्मूला, पहली बात सीपी ऑफ रिएक्टेंट कुछ तो रहने वाला है। ठीक है, अगर डेल्टा सीपी अगर एग्जाम में डायरेक्ट दिया नहीं हो, इस क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया हुआ है, बट अगर दिया ना हो तो कैसे निकाले? तो पहली बात, यहाँ पे हर कंपाउंड के लिए एक सीपी रहेगा। फॉर एग्जांपल सीपी ऑफ H2 है, सीपी ऑफ AgCl है, इसकी भी कुछ हीट कैपेसिटी रहने वाली है, सीपी ऑफ Ag है एंड सीपी ऑफ HCl है। अगर डायरेक्ट डेल्टा सीपी नहीं दिया है तो ये सारी वैल्यूज दी रहेंगी, समझ पा रहे हो? तो नॉर्मल थर्मोडायनेमिक्स में जब एक सिंगल गैस रहती है तो उसका सीपी डायरेक्ट कांस्टेंट रहता है 5/2R, 7/2R या फिर 4R। ठीक है, बट जब थर्मोकेमिस्ट्री की रिएक्शन रहेगी पूरी रिएक्शन, तो उसका डेल्टा सीपी कैसे निकाले? तो डेल्टा सीपी कैसे निकालेंगे बे?
हाँ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट बराबर, तो समेशन ऑफ सीपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ सीपी ऑफ रिएक्टेंट। समझ में आ रहा है? अगर डायरेक्ट दिया ना हो तो ये यूज करना पड़ेगा। ओके ये लिख दो, मतलब क्वेश्चन लिख दो सिर्फ, ये घर पे जाके वापस ट्राई करना चाहिए तो फिर ठीक है। लास्ट टाइम जो पढ़ा उसका एक एग्जांपल है, अब नया करते हैं, ध्यान देंगे। क्वेश्चन इज ओके अरे इसमें कुछ डाउट रहेगा तो इसके क्वेश्चंस आगे आने वाले हैं, डोंट वरी, ठीक है। डेल्टा सीपी के क्वेश्चंस और करेंगे। ओके अब देखो क्वेश्चन इज द डिसोल्यूशन ऑफ AgCl solid giving us Ag plus aqueous plus Cl minus aqueous at 298 Kelvin has delta H naught dissolution plus 65.7 kilojoule per mole, delta S naught of dissolution is minus 33.6 joule per mole per Kelvin. Cp for AgCl is 50.8, Cp for Ag plus is 21.8 and Cp for Cl minus is minus 136.4, ठीक है। फर्स्ट इसको इजी करके दे रहा हूं, मतलब स्टेप्स चेंज करके दे रहा हूं, ठीक है। फर्स्ट फाइंड डेल्टा Cp, सेकेंड find delta H at 348 Kelvin, ठीक है। 298 वाला तुमको दे के रखा है, 348 वाला निकालना है, ठीक है। एंड C डेल्टा S at 348 Kelvin। D ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के लिए ये स्टेप्स फॉलो करनी है, समझे। तो एक्चुअल क्वेश्चन इतना है, फाइंड KSP, सॉरी नहीं ये भी क्वेश्चन नहीं है, DG एंड मैंने क्वेश्चन पूरा लिखा नहीं है, ओके सॉरी एंड फाइंड ये क्वेश्चन, फाइंड KSP, ठीक है। ये क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए डेल्टा Cp, फिर डेल्टा H, फिर डेल्टा S, देन डेल्टा G। डेल्टा G तो मतलब डेल्टा H प्लस माइनस T डेल्टा S हो जाएगा, एंड फिर बाद में डेल्टा KSP निकालने के लिए माइनस RT ln ऑफ KSP, समझे। ओके डेल्टा Cp समझे निकाल पाएंगे, ठीक है। डेल्टा Cp कैसे निकालेंगे, तो Cp ऑफ Ag प्लस प्लस Cl माइनस माइनस AgCl, ठीक है। इसके बाद वाली दो स्टेप समझो। हाँ पहले डेल्टा Cp निकाल दो। अब ध्यान दो, अभी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट आने वाला है, मतलब टर्म्स थोड़े से कंफ्यूजिंग लगते हैं और कुछ नहीं, ठीक है। अब डेल्टा H निकालना है एट 348 केल्विन, ठीक है। समझो डेल्टा ऑफ डेल्टा H, इस टर्म का मीनिंग डेल्टा H एट 348 माइनस डेल्टा H ऑफ 298, ये समझे ना। दो अलग अलग टेम्परेचर पे डेल्टा H की वैल्यूज चेंज हो जानी है, हाँ करेक्ट, हाँ डेल्टा Cp इंटू T2 माइनस T1 विच इज इक्वल टू, देखो इसका फॉर्मूला क्या रहता है, NCP डेल्टा T, यहाँ पे N तो मतलब 1 मोल पकड़ लेता है, ठीक है। तो Cp डेल्टा T ये तो अपना पुराना फॉर्मूला है ही, समझे। बट ये Cp डेल्टा T कब यूज करते हैं, जब एक ही गैस हो। बट यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट्स हैं,
तो इनका क्या यूज होगा, डेल्टा सीपी, इतना ही फर्क आने वाला है। समझ पा रहे हो, ये फॉर्मूला समझा? ओके। डेल्टा एच एट 298 तुम लोगों को दे के रखा है, उसे उस तरफ लेके जाओ एंड फिर बाद में डेल्टा सीपी इंटू T2 माइनस T1, ठीक है। दिस थिंग इज कॉल्ड एज किरचॉफ लॉ, सुना होगा, ठीक है। तो किरचॉफ लॉ तुम लोग कहाँ पे यूज करते हो, थर्मोकेमिस्ट्री में। अगर केमिकल रिएक्शन हो, ठीक है, तो एनसीपी डेल्टा टी डायरेक्ट यूज नहीं होता, डेल्टा सीपी इंटू T2 माइनस T1, मतलब डेल्टा सीपी इंटू डेल्टा टी। ओके, सीपी की वैल्यूज, सॉरी भाई, सीपी की वैल्यूज जूल पर मोल पर केल्विन में है। सीपी जूल्स में है, मैंने मेंशन करना भूल गया था। डेल्टा एच किलो जूल्स में है, ठीक है, तो वो कन्वर्जन कर लेना। डेल्टा सीपी कितना आया था, डेल्टा डी कितना है 50, ओके, ठीक है। तो डेल्टा एच एट 348 बिकम्स, नहीं तुमको कौन सा चाहिए, एल क्या आ रहा है, 48 बाय 348, अच्छा 348 बाई 298 ना, मतलब ln ऑफ 350 बाय 300, तो ये हो गया 7/6, ओके। लॉग ऑफ 7 लेना 0.85 एंड लॉग ऑफ 6 लेना, ये क्या हो रहा है, लिख रहा क्यों नहीं है, लॉग ऑफ 6 लेना 0.78, ठीक है। ln नहीं पता मुझे, बट लॉग ये है, ठीक है, ओके। यहाँ पे ठीक है, यही आंसर आ रहा है, ऐसे ही आ रहा है, ओके, ठीक है। अब इसके बाद जब तुमको डेल्टा एस निकालना है 348, ठीक है, तो अगेन डेल्टा एस का फॉर्मूला ओरिजिनल क्या रहता है, मतलब ds इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा एस इज इक्वल टू डी क्यू बाई टी, डी टी नहीं सॉरी डी क्यू बाई टी, एंड यहाँ पे Q जो है उसका फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो गया, D ऑफ डेल्टा CP dt बाई टी। ये सेम टू सेम पहले जैसा है, सिर्फ जहां पे CP रहता था वहां पे हम लोग डेल्टा CP पुट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या कुछ? Q का फॉर्मूला एट कांस्टेंट प्रेशर है, बाय द वे कांस्टेंट प्रेशर, तो एट कांस्टेंट प्रेशर Q बिकम्स डेल्टा H, मतलब H का फॉर्मूला रहता है CP dt, तो यहाँ पे डेल्टा CP dt आ जाएगा। एंड फिर बाद में हम लोगों को इसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेटिंग फ्रॉम डेल्टा एस 298 टू डेल्टा एस 348, मतलब डेल्टा एस T1 टू डेल्टा एस T2 ओरिजिनल फॉर्मूला में रहता है। एंड यहाँ पे फ्रॉम टेम्परेचर T1 टू T2 ये भी लिखते हैं, एक फॉर्मूला बना लेंगे, यहाँ पे भी इसको T1 लिखते हैं, इसे T2 लिखते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ ds क्या होता है, ऐसी होगा, मतलब डेल्टा एस का डेल्टा एस ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो डेल्टा एस T2 माइनस डेल्टा एस T1 इज इक्वल टू, अब ये डेल्टा CP पूरे रिएक्शन के लिए कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ गया। एंड फिर बाद में 1/t dt क्या होता है, ln t, ये फास्ट नहीं हो रहा है ना, मतलब तो ln t लिमिट एक्सटेंडिंग फ्रॉम डेल्टा CP बाहर निकल गया, एंड ln t लिमिट T2 माइनस T1, तो ln T2 माइनस ln T1, ln T2 बाई T1 डायरेक्ट कर लूं, तो ये यहाँ पे फॉर्मूला बन जाता है ln T2 बाई T1, ठीक है। करो इसको सॉल्व, डेल्टा एस निकालो, एंड जो KSP पूछेंगे वो दूसरे टेम्परेचर पे पूछेंगे। तो अगर ऐसा रहा तो तुमको ये सारे स्टेप्स फॉलो करके फिर KSP दूसरे टेम्परेचर का निकालना है। ये क्वेश्चन समझा, क्वेश्चन KSP एट 348 का था,
उसके लिए स्टेप्स फॉलो करनी है, फिर वो निकलेगा। ओके, मतलब अगर इधर तक पहुंच गए एक और एक स्टेप ऐड कर देना। ओके, जिन लोगों का केएसपी तक आ गया है तो ये E0 निकाल लेना, ठीक है, जो लास्ट टाइम फॉर्मूला किया हुआ है, ठीक है। अगेन टेम्परेचर चेंज करके अगर कोई भी चीज़ पूछी रहेगी तुम लोगों को ये सारी स्टेप्स फॉलो करनी पड़ेंगी। केएसपी पूछा है तो भी, एंड अगर E0 पूछा है तो भी, ठीक है। ओके, और अगर किसी को दिक्कत होगी, डेल्टा एस की वैल्यू कितनी आ रही है जरा मुझे डायरेक्ट बता दो। -60.26, ओके, जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है। एंड फिर बाद में डेल्टा जी एट 348 विल बिकम, इसका आंसर क्या आया था 50, इसका आंसर क्या आया था 57.4, ओके, माइनस प्लस 350 इंटू 60.26, ठीक है, हाँ, डिवाइड बाय 1000, ठीक है। एंड फिर बाद में डेल्टा जी का आंसर कितना आ रहा है, डेल्टा जी का आंसर 78.4, ओके, 78.4 किलो जूल पर मोल। एंड फाइनली डेल्टा जी इज इक्वल टू, सॉरी, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस RT ln ऑफ के इक्विलिब्रियम विच इज KSP। तो ये सिर्फ अप्लाई करना है अभी, ठीक है। तो इट विल बिकम ln ऑफ KSP इज इक्वल टू माइनस 78,400 अपॉन 25/3 इंटू 350, या फिर 348 का डायरेक्ट डिवीजन हो सकता है, नहीं होगा, 350 चलता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा फिर 349, ओके, 349, ठीक है, थोड़ा 19-20, ठीक है, 51 से होगा लगता है, इससे भी नहीं हो रहा है, 19 बच गया ना, तो नहीं हो पा रहा है, तो 8 से ही हो रहा था क्या, 116 8 से ही हो रहा है, हाँ 8 से ही हो रहा है, ओके, ये समझे। तो फिर बाद में 25 से डिवाइड कर दो, 116 से डिवाइड कर दो, -20 नहीं भाई, e to -12 आ रहा है। इसका आंसर देखो क्या आ रहा है, वापस एक बार चेक करो। अच्छा हाँ, e बोल रहे हो ना, हाँ 10 नहीं, हाँ सॉरी, हाँ e ओके। एंड फिर बाद में इसको लॉग में बट कन्वर्ट करके 10 की पावर में कन्वर्ट कर देना, तो 10⁻12 के अराउंड आ रहा है, क्योंकि 2.3 से वापस डिवाइड हो जाएगा ना, 27/2.3 अप्रॉक्स 12, ठीक है। इसको और आगे सॉल्व करके दिखाने की जरूरत है। अब सिमिलरली ये E0 पूछ सकते हैं, लास्ट टाइम हम लोगों ने ऐसे E0 का देखा हुआ है, ठीक है। इसका वापस एक बार दिखाता हूं, लास्ट टाइम कुछ लोगों को दिक्कत हो रही थी। तो इसकी रिएक्शन अगर मैं लिखूंगा, Ag giving us Ag plus electron, and second reaction is AgCl plus electron giving us Ag plus Cl minus। रिएक्शन समझ में आ रही है, सेल रिएक्शन। यहां पे जब तुम लोग इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट कर दोगे, Ag कैंसिल आउट कर दोगे, तो वी आर गेटिंग AgCl गिविंग अस Ag plus Cl minus, ठीक है। एंड इसके लिए फॉर्मूला बन जाता है E सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.0591 अपॉन n इंटू लॉग ऑफ KSP। वो भी कर सकते हैं, क्यों नहीं, हाँ। एंड फिर बाद में कुछ भी नहीं, हाँ ये फॉर्मूला उल्टा गलत ही आंसर देगा, तुम लोगों का आंसर करेक्ट है। यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई इस फॉर्मूला में, ये फॉर्मूला सिर्फ 298 केल्विन का है। यहाँ पे हम लोगों ने टेम्परेचर जो है वो 298 कांस्टेंट पकड़ के 0.0591 लिया है, यस। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो आंसर पूरा रॉन्ग चला जाएगा। ये याद है, 0.059 जो है उसके पहले आता है -RT अपॉन 2.303 NF,
वेर टी इज अज्यूम्ड एट 298 केल्विन। हाँ, तो ये फॉर्मूला गलत चला जाएगा, समझे? मतलब यहां पे इस फॉर्मूला को अप्लाई करना है तो ये ट्रिक यूज नहीं कर सकते। दिस इज माइनस आर टी अपॉन 2.303 NF इंटू लॉग ऑफ KSP। अब ये यूज कर सकते हो, वहां पे टेम्परेचर तुम लोगों को पुट करना पड़ेगा, ठीक है। एंड फाइनली फिर यहां पे E नॉट पूछा है ना, E नॉट मतलब क्या आ गया? इक्विलिब्रियम कंडीशन अज्यूम करेंगे। इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाए? हाँ, बाय द वे, तो दिस इज लॉग ऑफ Ag प्लस इंटू Cl माइनस, या फिर ऑल्सो कॉल्ड एज KIP। Q है ना, मतलब इक्विलिब्रियम पे वो KSP बनता है, बट अगर इक्विलिब्रियम पे नहीं रहेगा तो क्या बोलने का? KIP। तो अभी ये KIP है। एंड नाउ एट इक्विलिब्रियम E सेल बिकम्स 0, तो E नॉट सेल एंड एट इक्विलिब्रियम KIP बिकम्स KSP। ये पता है ना, मतलब KIP KSP आयनिक प्रोडक्ट, सेलिब्रिटी प्रोडक्ट। ओके, तो E सेल इज इक्वल टू RT 2.303 NF लॉग ऑफ KSP। एंड फिर बाद में KSP आ गया है, बाकी फॉर्मूला यूज करो। डेल्टा जी से भी यही फॉर्मूला आएगा, सेम टू सेम ही आता है, कुछ फर्क नहीं आएगा। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस RT जो अब यूज करोगे तो, ठीक है। ओके, लिख दो, मतलब ये समझे। हाँ, कंपेरेटिवली वैसे थोड़ा इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज a cell is constructed at 298 Kelvin PB solid, single vertical line, PbI2 saturated, Ki डबल वर्टिकल लाइन। ओके, Ki का 0.1 मोलार कॉन्सेंट्रेशन है। डबल वर्टिकल लाइन Pb2 प्लस विच इज 0.01, सिंगल वर्टिकल लाइन Pb सॉलिड। E सेल इज प्लस 0.131 वोल्ट एंड E नॉट Pb2 प्लस, यहां रुको, यहां पे प्लस नहीं आना चाहिए, लगता है ये माइनस है, माइनस है, यस। अब माइनस 0.131 वोल्ट एंड E नॉट Pb2 प्लस Pb इज minus 0.126 volt. A second cell is prepared by using 0.2 molar Ki solution. Find the KSP in cell 2. ठीक है, find the sorry KSP नहीं, find the solubility of Pb2 plus in cell 2. Find the solubility of Pb2 plus in cell 2. ओके, ठीक है। अगर कुछ दिक्कत रहेगी, देखो KSP का फॉर्मूला आएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Pb2 प्लस इंटू I माइनस का स्क्वायर। हाँ, ठीक है, I माइनस का स्क्वायर। तो तुम्हें KSP निकालना है। I माइनस पहले से दिया हुआ है, I माइनस कितना दिया है, 10⁻⁻1 का स्क्वायर। Pb2 प्लस यहां पे कितना है वो ढूंढना है। क्वेश्चन समझ पा रहे हो? ठीक है, एंड यहां पे Pb2 प्लस कितना है वो ढूंढने के लिए, हाँ 13.7
77 KSP नहीं, वो तो माइनस के टर्म में आना चाहिए कुछ तो। हाँ, तो यहाँ पे Pb2+ का कॉन्सेंट्रेशन ढूंढना है एंड ये स्टैंडर्ड सेल नहीं है, कहाँ पे दिया है? नहीं, वो दूसरे सेल का है, इस सेल में। ये स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है भाई, ये नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन है ना, इसका कुछ ई सेल अलग है, समझे? तो ई सेल दिया हुआ है, इधर ई सेल 0 लेके ई नॉट सेल इज इक्वल टू माइनस RT अपॉन NF इंटू ln ऑफ Q नहीं कर सकते KSP, ये समझे? यहाँ पे कुछ ई सेल है ना, तो ये नॉन स्टैंडर्ड सेल है, तो नॉर्मल फॉर्मूला यूज करेंगे। पहले इसकी पूरी रिएक्शन लिख दो, ठीक है? रिएक्शन लिखने के बाद ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591, बिकॉज अभी टेम्परेचर 298 है तो ये डायरेक्ट यूज कर सकता है, अपॉन n इंटू लॉग ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ठीक है? नहीं है, PBID तो कम रहनी चाहिए, 0.295 इतनी आ रही है। ए रुको रुको, पहली बात KSP, तुम KSP पूछ रहे हो कि क्या पूछ रहे हो? 68.8, मतलब Pb2+ का कॉन्सेंट्रेशन 68.8 आ रहा है, इतना? देखते हैं, चेक करना पड़ेगा, इतना तो नहीं आना चाहिए। ओके, करो ये। अब यहाँ पे इस फॉर्मूला को यूज करके पहले Pb2+ एनोड साइड का, उसका कॉन्सेंट्रेशन ढूंढो, माइनस 0.131 इज इक्वल टू, इसको 0.03 ले लेते हैं, 0.06 अपॉन 2 इंटू लॉग ऑफ। अब यहाँ पे कैसे होगा? Pb2+, Pb गिविंग अस Pb2+ ना, मतलब यहाँ पे आएगा Pb2+ एट एनोड अपॉन Pb2+ एट कैथोड, बराबर है ये? एनोड अपॉन कैथोड, ओके। तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो गया 0.03, हाँ, कैथोड माइनस एनोड, दोनों पीवी के ही है। अब तो फिर बाद में ये हो जाएगा, इसको 0.03 से डिवाइड करेंगे, हाँ अबे बड़ा आएगा नंबर, 0.131 अपॉन 0.03 इज इक्वल टू लॉग ऑफ Pb2+ अपॉन कैथोड का लॉग, कैथोड की वैल्यू कितनी थी? 10⁻²। प्लस लेके 9.07 × 10⁻8 आ रहा है। हाँ, तो 0.9 × 10⁻8, मतलब प्लस लेना है, प्लस लेके आ रहा है बोल रहे हो ना? हाँ, तो वही आंसर, 9.0 × 10⁻6। हाँ मतलब 0.9 × 10⁻7, हाँ करेक्ट है। ओके, ये प्लस लेना था बे, हाँ, ये प्लस लेना था। ओके, ये प्लस लोगे तो आंसर्स छोटे आ जाएंगे बराबर से। ओके, तो ये माइनस में आएगा एंड फिर बाद में इसका डिवीजन कितना हो रहा है? 13.1 अपॉन 3, माइनस 13.1 अपॉन 3 विच इज इक्वल टू लॉग ऑफ Pb2+ अपॉन 10⁻², जो कि बनेगा -4.11 ना, तो 3667 ना, मतलब वैसा। ओके, विच इज इक्वल टू लॉग ऑफ Pb2+ एनोड अपॉन 10⁻², जो कि आएगा 10⁻⁻5 इंटू 10⁻64, 0.64 विच इज इक्वल टू लॉग ऑफ Pb2+ अपॉन 10⁻², ठीक है? 10⁻0.4 लॉग ऑफ 5 ना, लॉग ऑफ 5 के अराउंड, लॉग ऑफ 5 एंड लॉग ऑफ 4 कितना रहता है? 0.6 रहता है, तो 4.1 4.2 के अराउंड ले लूं, 4.3 आ रहा है, हाँ ठीक है। बट एग्जाम में क्या करेंगे अगर ऐसा एक्चुअल में आ गया तो? अप्रॉक्स क्या, ये क्या फालतू गिरी है? अरे मतलब कितना डिफिकल्ट है, तो ठीक है ना, बट मतलब बट निकालने में भी ठीक है ना, मतलब 4.3 आ रहा है ना, चलो 4.3 × 10⁻⁵ वैसे डायरेक्ट भी निकालने जाएंगे तो log ऑफ 4 एंड log ऑफ 5 के बीच में ही है, तो पहले वो -2 वाला बाहर ले लो ना, log के 10⁻²। ठीक है ना, अभी आ सकता है ना, इतना क्या है। अब फिर
ये हो गया Pb2 प्लस अपॉन 10⁻², तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो Pb2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना आ गया 4.3 इंटू 10⁻⁷ सही है ये। लेकिन हम लोग को दूसरे वाले पे एंड अभी अपने को KSP निकालना है पहले तो, ठीक है। तो KSP ध्यान दो बे, ये सेल 1 में है बट दे आर आस्किंग इन सेल 2, समझे। तो सेल 2 में निकालने से पहले KSP निकालना पड़ेगा। तो KSP इज व्हाट, KSP इज Pb2 प्लस इंटू I माइनस का स्क्वायर, मतलब कितना आ रहा है KSP 4.3 इंटू 10⁻⁹ सॉरी -7 इंटू 10⁻², यस 4.3 इंटू 10⁻⁹ ये सेल 1 से आया, ठीक है। एंड फिर बाद में सेल 2 में उन्होंने बाकी सब सेम रखा है, सिर्फ क्या चेंज किया है I माइनस का कॉन्सेंट्रेशन। तो ये अभी अपना वही नॉर्मल क्वेश्चन हो गया कॉमन इफेक्ट वाला, ठीक है, जहां पे KSP का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो KSP इज इक्वल टू Pb2 प्लस इंटू I माइनस का स्क्वायर। अब Pb2 प्लस की KSP मतलब सॉल्युबिलिटी निकालनी है, यह है 4.3 इंटू 10⁻⁹ विच इज इक्वल टू सॉल्युबिलिटी इंटू 0.2 है ना वो, कि 0.02 है, ओके। तो 4 इंटू 10⁻², ये -7 हो गया, 4 से डिवाइड करोगे तो 1.0 समथिंग 1.08 पकड़ लेते हैं, इंटू 10⁻⁷ इज योर सॉल्युबिलिटी। ये समझे, ठीक है। फिर पहले क्वेश्चन को यूज करके KSP ढूंढना था एंड फिर बाद में वो दूसरे सेल के डेटा में डालना था, खत्म। फिर आज मेरे पास बहुत ज़्यादा कुछ अलग अलग क्वेश्चंस नहीं है वैसे, तो तुम लोग, तुम्हारे भी डाउट रहेंगे कुछ तो तुम लोग पूछ सकते हो वैसे, मतलब ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन इज कंपाउंड X हैज अ नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 350 Kelvin and obeys Trutons लॉ, बता रहा हूँ। अब वैसे मतलब ये आने के चांसेस अगेन बहुत कम, ठीक है। अरे रुक ना, क्वेश्चन तो लिखने दे क्वेश्चन तो लिखने दे पूरा। इट्स लिक्विड डेंसिटी इज 0.8 gram per ml and vapor pressure at इसकी क्या जरूरत है, रुको जरा। मोलार मास ऑफ X, इसकी भी जरूरत है क्या, हाईली डाउट। मोलार मास ऑफ X इज 100 ग्राम पर मोल। फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ X एट 300 केल्विन, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है तुम लोगों ने, मतलब ये केमिकल इक्विलिब्रियम में फॉर्मूला पढ़ा होगा बट वो कभी अप्लाई, मतलब इसके क्वेश्चन ज़्यादा मिलते नहीं है तो शायद से नहीं किया होगा। ऊपर से इसको ट्रूटॉन्स के साथ कंबाइन किया हुआ है, ये वेंट ऑफ इक्वेशन है और कुछ नहीं, ठीक है। वेंट ऑफ इक्वेशन, बट जब वेपर प्रेशर के टर्म्स में लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, पहली बात बिकॉज H2O लिक्विड फॉर एग्जाम्पल, H2O गैस में जब जाता है, ठीक है, इन ATM, ठीक है। बट डेल्टा H कैसे निकालोगे, वो ट्रूटॉन से आने वाला है। हाँ वही हाँ वही हाँ वही तो बता रहा हूँ। अरे तो वेपर प्रेशर ऐसे भी नहीं, तो वेपर प्रेशर ऐसे भी दिया हुआ है। हाँ एक 350, हाँ तो कितना होगा 1 ATM की बॉइलिंग पॉइंट है, दिया हुआ है ना, इसलिए वो मैंने इरेज कर दिया, उसकी जरूरत ही नहीं है। एक वेपर प्रेशर उन्होंने पहले से दिया हुआ है 350 पे, 300 पे निकालना है,
क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ओके, बॉइलिंग पॉइंट पे वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होता है। और फिर भी अगर किसी को दिक्कत होगी, देखो भाई इसका केपी कैसे लिखेंगे? तो केपी इज नथिंग बट प्रेशर ऑफ H2O, एंड इक्विलिब्रियम पे प्रेशर ऑफ H2O को क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर। समझ में आ रहा है? तो अपना वेंट ऑफ इक्वेशन ln K2 मतलब Kp2 बाय Kp1 इज इक्वल टू डेल्टा H बाय R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। ये वेंट ऑफ इक्वेशन है। इसे ही सिर्फ जब वेपर प्रेशर के टर्म्स में लिखा जाता है P2 बाय P1 इज इक्वल टू डेल्टा H बाय R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। इसे बोलते हैं क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। ठीक है, क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। ठीक है, ठीक है, क्लॉजेस इनइक्वालिटीज भी पढ़ा होगा। ये क्लॉजेस क्लैपेरॉन इक्वेशन बन जाती है। ओके, अब यहां पे सिर्फ एक चीज मिसिंग है। तुम लोगों को प्रेशर एट इनिशियल कंडीशन पता है कितना है? 1 एटमॉस्फेयर। T1 T2 पता है। R तो मतलब चलेगा, कोई भी ले लो, मतलब यहाँ पे प्रेशर एटमॉस्फेयर में निकालना होगा तो R की वैल्यू 0.0821 लेनी पड़ेगी। ठीक है, 1/12 लेनी पड़ेगी। ओके, अब बचा क्या? डेल्टा H। ठीक है, जो कि अपने टूटॉन्स रूल से आता है। ध्यान दो भाई, तो इसमें अजम्पशन क्या लिया जाता है? ठीक है, कि जब कभी एक लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है, ठीक है, कंडीशन अप्लाइड कि उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं, जैसे वाटर इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। टूटॉन्स रूल में वाटर अप्लाई नहीं होता। क्यों नहीं होता? बिकॉज इसके अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। कौन सा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ में आ रहा है? तो नॉर्मल अपने वैन डर वाल्स बॉन्ड वाले लिक्विड, ठीक है, टूटॉन्स रूल इज ओनली एप्लीकेबल फॉर नॉन पोलर कंपाउंड्स। नॉन पोलर कंपाउंड्स के लिए अप्लाई होता है। नॉन पोलर कंपाउंड्स के एग्जांपल बेंजीन C6H6, ठीक है, एंड एल्केन्स। एल्केन्स समझ में आ रहे हैं ना, नॉन पोलर कंपाउंड्स। तो इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑलमोस्ट सेम रहता है। ठीक है, बहुत वीक रहता है। एंड जब ऐसे कंपाउंड्स लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होंगे तो उनका एंट्रोपी चेंज ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। समझ पा रहे हो? एंड इनका एंट्रोपी चेंज जो रहता है डेल्टा S इज अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू 88 जूल पर मोल पर केल्विन। समझ में आ रहा है? ऑल नॉन पोलर कंपाउंड्स व्हेन दे अंडरगो दिस इक्विलिब्रियम चेंज, ठीक है, मतलब फ्रॉम लिक्विड टू गैसेस, देयर एंट्रोपी चेंज इज ऑलवेज कांस्टेंट विच इज 88 जूल पर मोल पर केल्विन और 10.5 R। ठीक है, अब वो डिपेंड कर रहा है कि वहां पे किस टर्म्स में दिया हुआ है। ठीक है, जनरली मतलब ये कुछ तो हिंट के फॉर्म में इनडायरेक्टली दे देंगे। ठीक है, हाँ, पैराग्राफ फॉर्म में ये सब जन कर पा रहे हैं क्या? ln of P2 by 1, ये तो 1 हो गया, इज इक्वल टू डेल्टा H विच इज 10.5 R इंटू बॉइलिंग पॉइंट विच इज 350 अपॉन R इंटू 50 बाय 300 इंटू 350। सब कुछ कैंसिल आउट हो रहा है। ये कट कट कट, अच्छा क्वेश्चन है। ये कट कट 6 हो गया। ठीक है, फिर बाद में वो 6 से डिवाइड करना है, सिर्फ 1.75 ही आएगा। माइनस क्या क्या माइनस मैंने मिस किया? किधर तो कुछ मिस किया लगता है। हाँ, -50। ओके, -50। ठीक है, हाँ, अच्छा हो गया। P2 हम लोगों ने 300 का लिया है। हाँ, 300 माइनस 350 तो माइनस, एंड फिर बाद में 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1.75 आ रहा है शायद से, इसलिए उसका e raised to -1.75 आ रहा है। ठीक है, फॉर रिएक्शन A plus BH गिविंग अस AB प्लस, अरे बट ये ऐसे में चेंज मेरे हिसाब से करूंगा ना पूरा गड़बड़ हो जाएगा। चलो, A plus B गिविंग अस C plus D। ठीक है, mechanism is A plus B giving us K1 K minus 1 giving us I1. Okay, I1, this is a fast step. Then I1 plus B giving us I2 plus D, slow step, and I2 giving us C, fast step, where K3
इज फार ग्रेटर देन K2, ठीक है। ओके, ये ऐसा वाला जो है ना वो स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन में यूज होता है SSD में, बट ठीक है, ये SSD का क्वेश्चन नहीं है। अब द प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट, ये कुछ नहीं है, GOC के साथ कंबाइन किया है क्वेश्चन को, बट टर्म सिर्फ बड़ी है, ठीक है। इज ऑब्जर्व्ड व्हेन H1 in B is replaced by H2, ठीक है। मतलब B ऐसा कोई मॉलिक्यूल है जिसमें हाइड्रोजन है, उसका हाइड्रोजन प्रोटॉन से मतलब हाइड्रोजन से रिप्लेस करके ड्यूटेरियम में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो ऐसे टाइम पे रेट में जो भी चेंज आता है उसको बोलते हैं काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट, ठीक है। आइसोटोप चेंज करने से, हाँ सेकंड स्टेप में ही चेंज हो रहा है, यस। अब then K2 reduces by a factor of 7, but does not affect K1 and K3 because वो पहले से बहुत फास्ट है। देखो ये एग्जाम में अगर मेंशन नहीं किया होगा कि K1 K3 को टच नहीं कर रहा है तो वो करेगा भी नहीं, क्योंकि वो पहले से बहुत फास्ट स्टेप है ना वे, तो उनमें अगर वो और कुछ चेंज भी हुआ तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। नेक्स्ट EA फॉर स्टेप 2 विथ H1 इज 50.0 किलो जूल पर मोल, ठीक है। MSQ है। ऑप्शन ए, रेट लॉ इज इक्वल टू R इज इक्वल टू, ये फालतू है, K1 K2 इंटू A इंटू B का स्क्वायर, ये एकदम इजीली हो जाएगा, ये मेंस का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 B, काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट प्रूव्स दैट B-H बॉन्ड ब्रेकिंग, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, B के अंदर का H बॉन्ड जो है वो मतलब ब्रेकिंग इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। C, EA with H2 is 54.87 kilojoule per mole, and D, when temperature increases isotopic effect goes on decreasing। अगेन थोड़ा सा कैलकुलेशन है, थोड़ा सा थियरी है, मतलब ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी ये थियरी का पॉइंट्स है। पहला वाला तो तुम लोग ऐसे ही ओरली सॉल्व कर लोगे, अभी इतना तो मतलब हो गया रहेगा सब कुछ, ठीक है। तो ऑप्शन ए एंड सी वो खुद से कैलकुलेट कर लोगे, फिर बाद में थियरी डिस्कस करते हैं। तेरा दोस्त कहाँ पे है? सावला वहीं पे कहाँ? ठीक है। ऐसे कॉन्स्टेंटली और कौन कौन नहीं आ रहा है एडवांस के लेक्चर्स को? मेन तो विले पार्ले क्योंकि बाकी ब्रांचेस की तो मुझे, हाँ गोरेगा वाले सब आ रहे हैं, वीपी वाले ही नहीं आ रहे हैं ना, 2 या 3 तो आते हैं। हाँ तो ठीक है ना, मतलब सब आ रहे हैं ना, मतलब वैसा वीपी,
वीपी में क्यों नहीं आ रहे यार? कौन और कौन कौन नहीं है? मनन तो मतलब नॉर्मल लेक्चर को भी किधर आने, वो तो बंद ही हो गया था। कस्बेकर तो हाँ वो भी गायब हो गया था। हाँ ना, वो भी गायब है। और कौन? जिन्हें आज सुबह अभी तो दिखा था मुझे हरामजादा। हाँ क्या? हाँ बे ओके, हाँ बस कट, वो देवश था। ओके प्रियांश, हाँ वो क्यों नहीं आ रहा है? अमोघ नहीं आ रहा, चिरंजीवी नहीं आ रहा। अमोघ चिरंजीवी तो यार वो भी गायब ही हो गए, वो तो पहले भी नहीं आ रहे थे। दूर शिफ्ट हो गया मतलब? हाँ हाँ, क्यों? मतलब घर का? ओके मैं क्या बोलूं भाई? ठीक है, दूर से आना डिफिकल्ट है। कौन? सोम चांदोड़े भी नहीं आ रहा, सोहम, दोनों सोम नहीं आ रहे हैं। हाँ वो तो लास्ट लेक्चर में भी नहीं था, दूसरा वाला सोहम। मतलब 3 है, और दोनों नहीं आ रहा। क्या फालतू गिरी है अभी? विले पार्ले वाले ही हराम था साले। अरे नहीं, आज मेरा पहले से एक लेक्चर था इसलिए, नहीं तो मैं उधर ही आता। अब थर्सडे ये गलत हो रहा तुम्हारे साथ, वही तो। हाँ अरे पता नहीं, मुझे क्या लगा पता है इस बार। कौन से? अच्छा विले पार्ले वालों को भी? अच्छा तो तुम लोगों को जाने में प्रॉब्लम क्या होती है? मैंने कभी हाँ मतलब लेक्चर ही इधर शिफ्ट किया ना, गोरेगांव में क्लासरूम अवेलेबल नहीं रहेगा। क्लासरूम बकवासी करेगा, क्लासरूम बकवास। अरे बकवास रहने दो, बट अवेलेबल है कि नहीं वो इम्पोर्टेंट है। वीपी से तो बहुत आगे है सर, वीपी से बहुत बेटर। तो ऐसा क्यों हो रहा है? सर वीपी से बहुत बेटर है, गोरेगांव में बैठने मिलते हैं। पिछले क्लास में वीपी वाले कंप्लेन कर रहे थे, बहुत ट्रैवल करना पड़ता है, फिर क्लास हाँ ये मोहित बहुत रोते रहता है, मोहित रोते रहता है। मुझे लगा कि अभी इस थर्सडे को गुड़ी पाड़वा आ रहा है, मेरा लेक्चर नहीं होगा, इसलिए फिर अभी ट्यूसडे को यहाँ पे शिफ्ट किया। वैसा क्या पता। चलो ठीक है, ए वाला हो गया, सी वाला ऑप्शन हो गया। सी वाला एक बार देख लेते हैं, फिर बाद में बी एंड डी का डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, अब ध्यान देंगे मैं सब जन। K1 is equal to A into e raised to बसा माइनस ए बाय RT। E1 50 किलो जूल देके रखा है, एंड K2 is A into e raised to minus EA2 by RT, where temperature remains same, but when रुको, D is used, H2 is used, तो rate decreases by 7 times। डिक्रीज बोला है ना? ओके तो K2 can be written as K1 by 7, and then taking the ratio of these two equations हो जाएगा अभी इसके बाद। ठीक है ओके, वहां पे लास्ट वाले। हाँ नहीं है, पहले वाला स्टेप। ओके देखो, अब सेकंड स्टेप क्या थी, मुझे भी सेकंड स्टेप बताओ। रेट डिपेंड्स ऑन स्लो स्टेप, तो क्या है? K2 I1 plus B, K2 I2 plus B, I2 plus B, राइट में I2 plus B, I2 plus B है ना, मतलब ये ऐसे रेट लो ऐसे लिखेंगे। I1 है, ओके I1 B, ठीक है, ये स्टेप समझ में आ रही है। बट I1 इज ए इंटरमीडिएट जो कि रेट लॉ में नहीं आ सकता, तो अपने को फर्स्ट रिएक्शन का इक्विलिब्रियम, के इक्विलिब्रियम लिखना पड़ेगा। रुको जरा, रुको बे, एंड के इक्विलिब्रियम इज K1 by K minus 1। ओए यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज रेशियो ऑफ फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट अपॉन बैकवर्ड रेट कांस्टेंट। ठीक है, विच इज इक्वल टू, अब सेकंड रिएक्शन क्या थी बे मोहित? फर्स्ट रिएक्शन A plus B gives us I1 ओके, I1 by AB। ठीक है, एंड फिर बाद में I1 इज K इक्विलिब्रियम इनटू A इनटू B, ये यहाँ पे पुट कर देंगे तो AB स्क्वायर। अब ओके बस अभी लास्ट वाले B तो सही है, A सही है, B सही है। जल्दी करो। सी वाला हो गया कि लोगों का आंसर आया है, मैच हो रहा है? ओके ठीक है, अब जरा बी एंड डी ऑप्शन देख लेते हैं। सी वाला सब्जेक्ट सॉल्व कर पाएंगे रेशो लेके?
पक्का? ओके, अब सब जन ध्यान देंगे, बातें नहीं करेंगे। यहां पे देखो ऑप्शन बी था दैट बी डैश एच बॉन्ड ब्रेकिंग इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ऐसा ही है बराबर? ओके, यहाँ पे तो इसमें ये कैसे पता चलेगा? तो देखो भाई, पहली बात BH1 एक जगह पे यूज कर रहे हैं और दूसरी जगह पे BH2, कैनेडिक आइसोटोपिक इफेक्ट की वजह से ये पता चल रहा है, ऐसे बोला जा रहा है, बराबर है? ओके, एंड यहाँ पे सेकंड स्टेप की ये चेंज हो रही है, क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी चेंज हो रही है, बराबर? सेकंड स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी कितनी आ रही है? 54.8, वो बोल रहे हैं ना, सी ऑप्शन करेक्ट है, तो 54.8 आ रहा है, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ रही है या कम हो रही है? बढ़ रही है। मतलब ये बॉन्ड ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी लग रही है कि कम एनर्जी लग रही है? ज्यादा एनर्जी लग रही है। ये बॉन्ड ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी क्यों लगती है? मतलब अगर स्टेटमेंट थोड़ा घुमा दिया तो ये, हाँ कौन सा? हाँ तो करेक्ट, यस। तो BH एंड BD इनमें बॉन्ड लेंथ छोटी किसकी रहती है? BD की। समझ में आ रहा है क्यों छोटी रहती है? वाइब्रेशन ज्यादा नहीं होते, कम होते हैं, ठीक है? देखो भाई, हाइड्रोजन जो है इसका मास कम है, तो छोटे मास वाले जो कंपाउंड रहेंगे वो ज्यादा इजीली वाइब्रेट हो पाएंगे। हाँ, बॉलिंग बॉल एंड पिंग पोंग बॉल का एग्जांपल लिया था। तो अगर मैं एक बड़ा एटम लूं और उसको एक स्प्रिंग लगा के इधर एक छोटा सा एटम रख दूं एंड उसको ऐसे खींच के छोड़ दूं तो वो बहुत अच्छे से वाइब्रेट हो पाएगा। बट अगर एक बड़ा एटम है, उसके बाजू में बॉलिंग बॉल है और उसको खींच दूं, वो वाइब्रेट हो पाएगा क्या? नहीं। समझ में आ रहा है? तो जैसे जैसे मास बढ़ते जाएगा वाइब्रेशंस जैसे जैसे मास बढ़ते जाएगा वाइब्रेशंस कम होते जाएंगे। वाइब्रेशंस अगर कम होंगे तो देखो भाई, कम वाइब्रेशंस मतलब बॉन्ड नजदीक रहेगा, बड़े वाइब्रेशन होंगे तो इंटेंसिटी ज्यादा रहेगी, बॉन्ड दूर तक जाएगा। तो कौन सा बॉन्ड बड़ा रहता है? हाइड्रोजन के साथ वाला, ड्यूटेरियम के साथ वाला छोटा, एंड ट्रिटियम के साथ वाला और भी छोटा। इसलिए इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा ट्रिटियम का रहता है। ट्रिटियम अपनी इलेक्ट्रॉन इजीली दे पाता है, छोटा बॉन्ड है, हाइड्रोजन दे नहीं पाता, ठीक है? तो फिर बाद में इसके ऊपर से मतलब घुमा के क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये बॉन्ड लेंथ छोटी है या फिर ये बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, जिसकी वजह से इसकी एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ये डिटरमाइनिंग स्टेप है। समझ में आ रहा है? तो इस स्टेप में BH बॉन्ड ही ब्रेक हो रहा है क्योंकि इसमें एक्चुअल में डिफरेंस आता है ना बे, ये बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हो जाता है, एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ जाती है, ठीक है? लास्ट वाला लास्ट क्या है? D option, when temp increases, isotopic effect goes on decreasing. हाँ, ये वाला, ये नॉर्मल है, ठीक है? ये तुम लोगों ने भी पहले किया होगा। देखो भाई, जब टेम्परेचर बढ़ते जाएगा E/RT क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा। समझ में आ रहा है? माइनस का फैक्टर कम होता रहेगा। एंड हाँ, बाद में वो -E/RT भी कम होता है, तो -E/RT बढ़ता है, एंड फिर बाद में E/-ERT भी बढ़ेगा, वो तो एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा। ये समझ में आ रहा है? तो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ते जाएगा रेट एकदम एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा ना भाई। तो ये 4 किलो जूल की एक्टिवेशन एनर्जी 4.8 किलो जूल की आ रही है ना, कुछ एक्स्ट्रा की 54.8 है ना, 87, हाँ ठीक है। तो ये 4 किलो जूल की एक्टिवेशन एनर्जी जब टेम्परेचर लेट अस से कि अभी इनिशियली 300 था तो बाद में 600 हो गया तो ये कम हो जाएगी, 900 हो गया तो और कम हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो धीरे धीरे ये काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट बढ़ते जाएगा, कम होते जाएगा, कम होते जाएगा। वही लिखा है ना, मतलब वहां पे ये समझिए पक्का, ठीक है? तो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ते जाएगा EA/T बढ़ते जाएगा, -EA/T बढ़ते जाएगा, ठीक है? एंड रेट बढ़ेगा तो एक पॉइंट पे ऑलमोस्ट दोनों सेम हो जाएंगे। हायर टेम्परेचर पे दोनों K1 एंड K2 दोनों ऑलमोस्ट सेम हो जाएंगे। ये फॉलो कर पाए? अरे कुछ डाउट रहेगा तो पूछ लो। हाँ ठीक है, वो चेंज रहा तो वो पहले से दे देंगे, होता नहीं है। ये कुछ दिक्कत? ओके नेक्स्ट, मतलब इसमें कुछ ऐसे बहुत नया नहीं है। हाँ, क्वेश्चन Fe3+ plus electron giving us Fe2+, E0 is plus 0.771 वोल्ट। ये तुम लोगों ने मेंस लेवल पे भी किया होगा। Fe2+ plus 2 electron giving us Fe, E0 is minus 0.440 volt, and Fe3+ plus 3 electron giving us Fe, E0 is minus
036 वोल्ट, ठीक है। डेल्टा एच नॉट सब्लिमेशन ऑफ Fe इज 418 किलो जूल पर मोल, सब कुछ किलो जूल पर मोल में है। आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 ऑफ Fe इज 736 प्लस किलो जूल पर मोल। आयनाइजेशन एंथैल्पी 2 of Fe is plus 1563 kilojoule per mole. Ionization enthalpy 3 of Fe is plus 2957 kilojoule per mole. Delta H naught hydration of Fe2 plus is minus 1946 kilojoule per mole. Delta H naught hydration of Fe3 plus is minus 4293 kilojoule per mole. Delta H naught hydration of H plus is minus 1091 किलोजूल पर मोल, ठीक है। ऑप्शन ए, हाँ ऑप्शन ए MSQ है Fe3 plus E minus giving us Fe2 plus K is equal to 10 raised to 13.02, मतलब 10 raised to 13, ठीक। कौन सा वाला हाइड्रेशन HYD Fe2 194, रुक जा 1946, हाँ 1946। ऑप्शन बी 763 है, हाँ यस। बी डेल्टा G नॉट for Fe2 plus Fe is plus 10.4 kilojoule per mole. C वाला ऑप्शन में 2 मिनट में बताता हूं। D डेल्टा H नॉट फॉर्मेशन for Fe2 plus aqueous is plus 798 किलोजूल पर मोल। ऑप्शन सी में 2 मिनट में बता रहा हूं। किलोजूल पर मोल, ये पहले वाले में जो है ना वही सब जगह पे, ठीक है। डेल्टा एच का यूनिट हर जगह पे किलोजूल पर मोल है, ठीक है। सर वो जो ऊपर E नॉट दिया है वो Fe क्या सी की कौन सा वो जो Fe दिया है ये सब एक्वियस है, एक्वियस है, हाँ। कहाँ कहाँ पे ये इधर वाले सॉलिड सारे आयनिक Fe एक्वियस है, सारे आयनिक Fe एक्वियस है एंड नॉर्मल Fe सॉलिड्स है, ठीक है। Fe सॉरी हाँ 298 केल्विन, यस। E नॉट फॉर Fe3 प्लस, एक्चुअली क्वेश्चन मुझे पहले एक बार ज़रा चेक कर लेना चाहिए था। Fe इज, अब वैसे ही लिखना पड़ेगा, 2 times E नॉट Fe2 प्लस Fe प्लस E नॉट Fe3 प्लस Fe डिवाइडेड बाई 3। एक्चुअली वो लास्ट वाले का E नॉट देना नहीं चाहिए था एंड नीचे नंबर देना चाहिए था, मैंने वो नंबर दे दिया, हाँ माइनस आर गया 0.0591 अपॉन n, नहीं तो डायरेक्ट फॉर्मूला यार, K इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू 10 रेज टू E नॉट इंटू n बाय 0.0591, ठीक है। ये इतना कर दोगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। सेकंड वाले का माइनस NFE करना है, इसमें माइनस NFE करोगे तो डायरेक्ट समझ में आ रहा है कि डेल्टा G इज इक्वल टू
माइनस 2 इंटू 96500 इंटू माइनस 0.44 विच इज प्लस 0.88। तो 0.88 को 96500 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 लाख के ऊपर तो आंसर जाएगा नहीं, तो ये रॉन्ग हो गया। ठीक है, फिर बाद में सेकंड, ये वाला तो इजी है, मतलब ये मेंस लेवल पे बहुत बार आया हुआ है, ये एक्सप्लेन करने की जरूरत है। ओके, बाय द वे ये ऐसा कन्वर्ट क्यों करना पड़ता है, मतलब पहले ई नॉट को डेल्टा जी में कन्वर्ट क्यों करना पड़ता है? वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, नॉन एडिटिव प्रॉपर्टी रहती है। ठीक है, डेल्टा ई नॉट मतलब सॉरी ई नॉट इज अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एंड लास्ट वाला ये अच्छा था, मतलब अच्छा मतलब बॉर्न एबर साइकिल का थोड़ा सा पार्ट है। ठीक है, और कुछ नहीं। तो यहाँ पे F2 प्लस जो है उसका फॉर्मेशन करना है। ठीक है, अब F2 प्लस फॉर्म करने के लिए उसका ही मतलब अब हम लोग आयन यूज करेंगे। तो F2 प्लस एक्वियस बनाने के लिए उसका खुद का एलिमेंटल फॉर्म विच इज Fe सॉलिड यूज करना पड़ेगा। अब Fe सॉलिड पहले F2 प्लस में लेके जाना पड़ेगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे? हाँ, Fe गैस बनाएंगे, फिर Fe प्लस 1, फिर Fe2 प्लस गैसियस स्टेट में, एंड फिर बाद में इसमें क्या बोलते हैं हाइड्रेशन। ठीक है, तो बाद में वाटर में ऐड करेंगे तो हाइड्रेशन हो जाएगा। इन सब का कैलकुलेशन करोगे उतना ही आ रहा है, 798 आ रहा है, तो दैट इज योर आंसर। ये कैसे होगा समझ में आ रहा है? Fe मतलब फॉर्मेशन रिएक्शन जो रहती है वो उसके एलिमेंट से बनाई जाती है, तो Fe इन एलिमेंटल फॉर्म Fe सॉलिड इज यूज्ड, तो पहले गैस, फिर बाद में Fe प्लस, फिर Fe2 प्लस, एंड फिर बाद में Fe2 प्लस एक्वियस। ठीक है, कोई दिक्कत? बट कुछ नहीं, इतना कुछ डिफिकल्ट है नहीं। कंसिडर N2 प्लस N2 माइनस O2 प्लस O2 माइनस। ठीक है, फॉर which species bond order increases when electron is removed from its homo लेवल। ठीक है, होमो का फुल फॉर्म हाँ, ठीक है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, बाकी तो कुछ नहीं है, मतलब ये तुम लोग डायरेक्ट ओरली भी कर सकते हो। बाकी ये क्वेश्चन सिर्फ ट्विस्टेड है, बाकी एक एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, समझ में आ रहा है? सब में से एक एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे। पहले N2 था तो N2 से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, N2 प्लस बनेगा। ठीक है, N2 प्लस है, N2 प्लस बनेगा, O2 है, O2 प्लस बनेगा। ये समझ पा रहे हो? हाँ, मतलब वही, हाँ बाकी सब सेम है, सिर्फ इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट है। ठीक है, ओके। अब यस 2017 का जो क्वेश्चन था वो भी ऐसा ही था, उसमें मतलब क्वेश्चन मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, मैं जस्ट एक बता रहा हूँ। F2 Cl2 Br2 एंड I2। ठीक है, इनके कलर्स वेरी होते जाते हैं, ये येलो है, ये ग्रीन है, ये ब्राउन है, एंड ये वायलेट है। ठीक है, क्यों? हाँ, तो इसमें देखो बे, अब इसमें ये कलर्स चेंज हो रहे हैं बिकॉज इसका एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ जो है वो चेंज हो रहा है, समझ में आ रहा है? ठीक है, अब अगर F2 तुम लोग लिखोगे, मतलब F2 का ही बना रहा हूँ सिर्फ, तो F2 में 18 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो सिग्मा 1s सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 2s सिग्मा 2s स्टार, पाई 2pz सॉरी सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py एंड सिग्मा 2pz स्टार। ठीक है, 18 इलेक्ट्रॉन्स है, 18 इलेक्ट्रॉन्स है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। समझ में आ रहा है? ओके,
क्लोरीन में जाएंगे, हाँ तो सी दिस इज होमो एंड दिस इज लूमो, समझ पा रहे हो? क्लोरीन में जाएंगे तो क्या चेंज होता है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको? क्लोरीन में जाएंगे तो होमो लूमो गैप, हाँ बाय द वे ये इसमें और एक क्वेश्चन आ सकता है कि दिस मतलब एक्साइटेशन इन फ्लोरीन, ठीक है, इज ऑब्जर्व्ड एट कोई तो एक वेवलेंथ बताओ, मतलब कोई भी तो एक नंबर 300 नैनोमीटर, ठीक है, तो एक्साइटेशन इन क्लोरीन इज ऑब्जर्व्ड एट 300 नैनोमीटर, ठीक है। द होमो लूमो गैप इज, होमो लूमो गैप इज, समझ में आ रहा है? तो होमो लूमो गैप कैसे निकालेंगे फिर यहाँ पे? अरे डीडी ट्रांजिशन पढ़ा है, डीडी ट्रांजिशन जैसा ही यही है, डीडी ट्रांजिशन में T2G EG, यहाँ पे कुछ ऐसा रहता है, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे एक्साइट होता है, ऊपर जाता है, कलर दिखता है, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसको एक्साइट करने में 300 नैनोमीटर लगे तो ये गैप कितना है? मतलब अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में इसके ऊपर ही कराने वाला हूँ, इसलिए ये भी घुसेड़ दे रहा हूँ। तो कितना हो जाएगा? 1240 अपॉन 300 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर पूछा हो तो, समझ में आ रहा है? एंड ये गैप जो भी आएगा 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, ये समझे? ओके, तो वैसे ही अगर फ्लोरीन के लिए भी दिया तो फ्लोरीन में होमो लूमो गैप पूछेंगे, डीडी ट्रांजिशन की गैप नहीं पूछेंगे, समझ पा रहे हो कुछ? ठीक है, तो यहाँ पे ये गैप कितना हो जाएगा होमो लूमो का? अभी 300 नैनोमीटर मतलब 4.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, समझे? ओके, क्लोरीन में क्या होता है? ब्रोमीन एंड आयोडीन में फिर मतलब वैसे आगे आगे जाएंगे। पहली बात, जैसे जैसे आगे आगे जाएंगे तो क्या होता है वो पहले बताओ। गैप कम हो जाएगा, ओके, क्यू करेक्ट आंसर है, क्यू। हाँ नहीं नहीं विबग्योर वाला, अच्छा ओके, कलर वाइज करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। इधर क्यों हो रहा है, इधर क्या एक्सप्लेनेशन दोगे? मतलब ये थियरी का ही क्वेश्चन था, तो उधर कुछ तो आंसर है, अभी मुझे एग्जैक्टली सारे वर्ड्स पता नहीं है क्या है उन्होंने क्या यूज किया, बट वो मतलब तुम लोगों ने ये कुछ तो ऐसे पढ़ा है कुछ, ओके, ये पढ़ा है सीओ का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ा है, एमोटिट की डायग्राम, ठीक है, ओके ओके। अब ये तुम लोगों ने पढ़ा होगा CO प्लस में जब कन्वर्ट होता है तो बॉन्ड ऑर्डर 3 से कितनी हो जाती है? 3.5, ठीक है। ये होने के पीछे का रीजन रहता है कि देखो जब तुम फ्लोरीन बना रहे हो तो दोनों फ्लोरीन के एनर्जी लेवल्स सेम रहते हैं, बट जब CO बनाते हैं तो कार्बन एंड ऑक्सीजन के एनर्जी लेवल्स उल्टे सुल्टे हो जाते हैं। किसका एनर्जी लेवल नीचे आता है? कार्बन का या ऑक्सीजन का? नहीं, ऑक्सीजन का एनर्जी लेवल नीचे आ जाते हैं, कार्बन के एनर्जी लेवल्स ऊपर रहते हैं, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे तो ये होने के पीछे का रीजन क्या रहता है? ऑक्सीजन के एनर्जी लेवल्स कम क्यों हो जाते हैं? बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ऑक्सीजन क्या रहता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव रहता है, इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा रहेगी तो वो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स को अपने नजदीक खींचेगा, समझ में आ रहा है? तो ये होमो के इलेक्ट्रॉन्स एकदम नीचे घुस जाएंगे, कंपैरेटिवली अपना जो लूमो है वो ऊपर रहेगा, मतलब जितना होमो नीचे जाएगा उतना ही लूमो ऊपर जाता है, पता है ना बे? अरे मतलब ये गैप इधर से ये जितना नीचे जाएगा ये लूमो उतना ही ऊपर जाएगा, हाँ मतलब ये जितना नीचे उतना ही ऊपर, समझे वो? ठीक है, तो ये क्या था, ये एकदम गंदगी हो गई। हाँ देखो, ये है हमारा सिग्मा 2pz एंड ये है सिग्मा स्टार 2pz, ठीक है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स को नजदीक खींचता है, अट्रैक्शन बढ़ता है, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो एनर्जी, अट्रैक्शन बढ़ेगी तो एनर्जी कम होती है, तो एनर्जी कम हो जाएगी तो सिग्मा 2pz की एनर्जी बहुत कम हो गई, तो सिग्मा स्टार 2pz की एनर्जी उतनी बढ़ जाएगी, समझ पा रहे हो? जिसकी वजह से ये होमो एंड लूमो का गैप क्या रहता है? बढ़ जाता है, ज्यादा रहता है, मतलब यहाँ पे बैंड गैप ज्यादा है। क्या क्या? अगर आप बोल रहे हो 2pz नीचे गया और वो सिग्मा स्टार वाला ऊपर गया, हाँ वही बोले ना, तो फिर लूमो और होमो का गैप कम नहीं हो जाएगा कि होमो भी नहीं, हाँ ओके ओके, सी दिस इज पाई स्टार एंड दिस इज सिग्मा।
ओवरलैपिंग किसका ज्यादा रहता है? सिग्मा का। तो सिग्मा ज्यादा नीचे आता है तो उतना ही सिग्मा ज्यादा ऊपर भी जाएगा, सिग्मा स्टार। ये नहीं बोल सकते कि आयोडीन का रेडियस ज्यादा हो जाएगा तो फिर इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना इजी हो जाएगा क्योंकि न्यूक्लियस से ज्यादा दूर है। हाँ, बट जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी का ही क्वेश्चन रहेगा, मतलब स्टेटमेंट वाइज, तो तुम्हारा स्टेटमेंट थोड़ी ना चिपकाओगे वहां पे एमएसक्यू में ना। मतलब ये एमओटी वाइज इसका जो आंसर है वो बता रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले से आया हुआ है और इसका एक्सप्लेनेशन ऐसे ही है। मतलब तो दूसरे किसी मॉलिक्यूलर के लिए भी आया तो तुमको वो एमओटी के टर्म्स में ही देना है। लेकिन ओवरलैपिंग से वैसा फर्क पड़ रहा है। क्या क्या क्या? ओवरलैपिंग से क्यों फर्क? नहीं, उसका स्टेटमेंट मैंने पूरा सुना ही नहीं बाद में। ये तो हाँ आपके स्टेटमेंट के बारे में बात कर हाँ, अच्छा हाँ, ओके, ये वाला। हाँ, तो देखो सिग्मा में, नहीं, ओवरलैपिंग ज्यादा तो पता है। हाँ, बट किससे तो फर्क क्यों पड़ रहा है? तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा नजदीक है ना वे प्रोटॉन के, तो ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, तो इधर एनर्जी ज्यादा कम होगी, उतनी एनर्जी इसकी ज्यादा बढ़ेगी। बट पाई ऑर्बिटल में पहले से ओवरलैपिंग इतना कुछ रहता नहीं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली बाउंड, तो इनके ऊपर इसका इफेक्ट थोड़ा कम रहेगा, तो पाई ऑर्बिटल उतना अफेक्ट नहीं होता। तो पाई स्टार एंड सिग्मा इनके बीच का गैप बहुत बढ़ जाता है, समझ रहे हो? तो इसका आंसर यही है कि जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है तो अट्रैक्शन बढ़ता है, अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से ऑर्बिटल्स की एनर्जी नीचे जितनी जाती है उतनी ऊपर पहुंच जाती है, एंड ये होमोलुमो का गैप बड़ा हो जाता है। समझ पा रहे हो? ठीक है, ये लिख दो। एंड फिर बाद में यहाँ पे फिर ये भी एक बार कर लेते हैं, इसके ऊपर स्टेटमेंट का क्वेश्चन वैसे आया नहीं है। इसमें क्या होता है भाई, इसमें बॉन्ड ऑर्डर कैसे बढ़ती है? ठीक है, देखो सबसे पहले क्या रहता है, तो सिग्मा 2pz, अरे हाँ सॉरी, सिग्मा 1s जी, ऐसा। ठीक है, फिर बाद में अब ये थोड़ा भावनाओं को समझना, मतलब मैं एकदम डायग्राम बहुत अच्छे से नहीं बनाते बैठ रहा हूँ, जल्दी जल्दी बना लेंगे। ओके ओके, ठीक है, ये CO का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है। वापस ये ऐसे आड़ी टेढ़ी बनने का रीजन, चुप है, हाँ, ये आड़ा टेढ़ा बनने का रीजन ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसके ऑर्बिटल्स की एनर्जी लेवल कम हो जाती है। अब CO में टोटल मॉलिक्यूल्स, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने रहता है? CO में 6 + 14। ठीक है, तो सिग्मा 1s 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, समझ रहे हो? ठीक है, एंड फिर बाद में जब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे कहां से निकलेगा? सबसे ऊपर वाले में से। ये सबसे ऊपर वाला कौन सा है? नॉन बॉन्डिंग। हाँ, एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग है ये, सिग्मा स्टार 2s का है। ये देखो भाई 2s का सिग्मा स्टार, ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इतना ऊपर जाता है। ठीक है, ये ऐसा ही है, मतलब मेरी डायग्राम खराब है, एक्सेप्टेड, बट हाँ, बट सीक्वेंस ऐसा ही है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे ये हाँ हाँ नहीं, हाँ तो ठीक है ना, तो एंटी चलते इतना क्या, हाँ तो जो भी है वैसा। ठीक है, अब यहाँ पे जब तुम लोग एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो ये सिग्मा स्टार में से ही निकलने वाला है, समझ में आ रहा है? तो फिर बाद में सिग्मा स्टार से जब ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो सिग्मा स्टार वाला इलेक्ट्रॉन निकला तो टोटल नंबर ऑफ, हाँ मतलब हाफ इनटू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ बॉन्डिंग कितने हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, ओके। 10 माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग कितने बच गए? तो 1 2, और इधर से एक निकल गया तो 3। 10 माइनस 3 7, 7/2 3.5, दैट इज योर आंसर। पहले वो माइनस समझे? हाँ, पहले -4 होता इसमें 6 होता 3 होता पहले माइनस बिकॉज़ आपने एंटीबॉडी से निकाला ना, निकाला, हाँ, नहीं तो फिर बाद में 9 माइनस 4 रहता। 10 -4 9 माइनस, अगर ये ऐसा अनइवन नहीं हुआ तो इसमें से निकलेगा, तो 9 माइनस 4 होना चाहिए, बट 9 माइनस 4 नहीं होता, वो 10 माइनस 3 हो जाता है। ठीक है, ये लिख दो जल्दी। हाँ हाँ, CO to CO प्लस। लिखो भाई क्वेश्चन। फॉर FeCN6 3 minus
डेल्टा O is equal to 3500 सेंटीमीटर इनवर्स. So 35,000. हाँ सॉरी 35,000 सेंटीमीटर इनवर्स एंड पेयरिंग एनर्जी इज 25,000 सेंटीमीटर इनवर्स फॉर Fe H2O6 3 minus delta O is 14,000 सेंटीमीटर इनवर्स. ठीक है. फर्स्ट CFSC of FeCN6 3 minus is minus 837 kilojoule per mole. B, mu of FeCN6 3 minus is 2.82 Bohr magneton. C, CFSC of FeH2O6 3 plus is minus 837 kilojoule per mole. And D, Cn minus is thermodynamically more preferred ligand as its delta O Cn minus is less than delta O H2. ठीक है. पहला वाला कैलकुलेशन वाला पार्ट है, दूसरे बाकी के थियरी है. मतलब एक ऑप्शन लास्ट वाला सिर्फ एक्चुअली एक लास्ट ऑप्शन थियरी नहीं बट पता है. बट ये जेई वालों का मतलब एक ऐसे फालतूगिरी एक आध क्वेश्चन में हुआ है पहले. ठीक है कि अगर वो CSFE सिर्फ पूछ रहा है तो सिर्फ स्टेबलाइजेशन कितना हो रहा है नीचे जाने से वो, एंड फिर बाद में वो टोटल एनर्जी कभी कभार बोल देंगे तो पेयरिंग एनर्जी काउंट करो ऐसा. बट एक बार देखना मतलब अगर पेयरिंग एनर्जी काउंट करके CSFE पूछ रहा है तो ठीक ही है. मतलब CFSC ठीक है. तो हाँ तो फिर मतलब 2 डेल्टा O प्लस 2 पेयरिंग एनर्जी अगर ये काउंट कर लोगे तो फिर 2 into 35 मतलब हाँ ठीक है. तो कितना हो जाएगा 20,000 ही आएगा ना. ओके इसलिए मैच नहीं हो रहा है माइनस में. हाँ ठीक है. ओके तो इसलिए मैच नहीं हो रहा है. अगर सिर्फ CFSC निकालोगे तो वो मैच हो जाएगा आंसर एक्चुअली. ये देखो मैं बताओ एक क्वेश्चन जिसमें पेयरिंग एनर्जी काउंट की है पहले. ओके ठीक है फिर चलेगा क्योंकि इसमें ऑप्शन ए करेक्ट बताया था इसलिए. मतलब मेरे नोट्स में ऑप्शन ए करेक्ट बताया था. रुको मैंने नंबर गलत नहीं दिया है ना. ये वाला एक क्वेश्चन देखो. ग्राफ ऑफ ln k वर्सेस 1/t is this. ध्यान दो 10⁴/t. ग्राफ बनाना स्टार्ट करो, क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करो सब जल्दी. हाँ where this is 8 and this is 4, this is 12 and this is अच्छा -4 and -8 है. जैसा ग्राफ आ ही नहीं सकता. y एक्सिस ln k है बट -4 तो मतलब नीचे जाना चाहिए था. ओके उल्टा बनाया होगा ना ग्राफ. हाँ तो ग्राफ उल्टा बनाना पड़ेगा.
नहीं तो ठीक है ना, ठीक है चलता है हाँ। सर वो एक्स एक्सिस क्या माइनस X axis 10⁻⁴/t है एंड -4 एंड -8, ठीक है। 0 नहीं तो ये ऐसे नहीं होगा बे, रुको, इसको नीचे ही बनाना चाहिए था। चलेगा, यही ग्राफ आएगा बट नीचे आएगा। हाँ तो इसको ऊपर, हाँ चलेगा, चलो हाँ 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 ओके ठीक है। एंड फाइंड डेल्टा S नॉट at 1250 केल्विन, ठीक है। बड़ा घटिया क्वेश्चन हो जाएगा, इसमें मैथ्स बहुत यूज करना पड़ेगा और कुछ नहीं। मतलब आज ही हम लोगों ने एक ऐसे टाइप का क्वेश्चन किया हुआ है ना। मतलब तुम अगर ऐसे गए जो ऐसे कर रहा हूँ सैंपल डेल्टा S नॉट इज मतलब डेल्टा G इज इक्वल डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू डेल्टा H नॉट माइनस T डेल्टा S नॉट, एंड फिर बाद में डेल्टा S नॉट इज इक्वल टू डेल्टा H नॉट बाय डेल्टा G नॉट बाय T, वैसा। हाँ इंडिपेंडेंट तो है बट अभी यहाँ पे तुम्हें अगर बट डेल्टा G नॉट निकालना है ना, अगर अभी तुमने जो मेथड बताई वो तो मेरे दिमाग में आई भी नहीं थी, बट हाँ वैसा अगर करेंगे तो डायरेक्ट ग्राफिकली आंसर आ रहा है, यस। बट अभी यहाँ पे डेल्टा G निकालने के लिए फिर बाद में डेल्टा H नॉट एंड बाद में G, तो G की वैल्यू 8 है तो -4 K की वैल्यू लेके फिर बाद में -RT ln of K यूज करके फिर बाद में सॉल्व करना, वैसे मेरे दिमाग में वो आंसर आ रहा था, मतलब वैसे आ रहा था। तो उसमें टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी, वैसे ही है। वैसा हाँ वैसे ही ना, हाँ डेल्टा S कट हो जाएगा नीचे में, ठीक है। अरे समझा मुझे, बट वो मुझे तभी क्लिक नहीं हुआ था। अभी ये क्वेश्चन में ऐसे यूज कर सकते थे। ओके तो टेम्परेचर यहाँ पे ऐसे यूज करना है या फिर हाँ डेल्टा S पे वो क्या बोल रहे हैं, हाँ देखो अब लाइन की इक्वेशन लिखो। अच्छा ओके ठीक है डन।